हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति सादानी, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज। हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको 12th के जो लेसन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें रेशो एनालिसिस का जो पार्ट है वो क्लियर करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेशो क्या होता है और रेशो क्यों डेवलप हुआ। रेशो दो संख्याएं या कहें कि दो किसी भी प्रकार के आंकड़े, उनके बीच में रिलेशन को प्रदर्शित करता है। रेशो का सबसे पहले जो डेवलप था, जिसने उसको बनाया, अलेक्जेंडर वाला 1919 में 1919 में अलेक्जेंडर वाला ने सबसे पहले इसका उपयोग बैंक के डाटास को कोरिलेट करने के लिए किया था। बैंक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आपस में उन आंकड़ों को कंपेयर करने के लिए, उन आपस में उनके संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहला यूज़ अलेक्जेंडर वाला ने 1919 में किया था। सेकेंडली, इसके बाद इसका उपयोग धीरे धीरे प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल सभी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किया जाने लगा। रेशो जो होता है, अनुपात, किसी भी दो प्रकार के संख्याओं या किसी भी दो प्रकार की जो आपकी फिगर्स होती हैं, अमाउंट्स होती हैं, उनको आपस में कोरिलेट करता है, उनका आपस में संबंध बताता है कि वो किस प्रकार की है। वो चाहे सेम यूनिट की होनी चाहिए सबसे पहले तो। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग रेशो क्या होता है, अकाउंटिंग रेशो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो जो होता है आपका अकाउंटिंग डाटा। हम हमारे बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये केवल इतना ही बना लेना एक बिजनेस के आगे फ्यूचर के लिए ज़्यादा यूजेबल नहीं होता। वो उस समय की स्थिति को दिखाता है, पर्टिकुलर एक वित्तीय वर्ष की, कि आपका क्या लाभ हानि हो रहा है, आपका संपत्ति, आपके दायित्वों का क्या स्टेटस है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। पर उस डाटा का उपयोग हम इन फ्यूचर में कैसे करेंगे? तो पुराने डाटा, पिछले वर्षों के डाटा को करंट ईयर में अगर हमको कुछ नया डेवलप करना है, मैनेजमेंट की जो ये मेन स्किल है, मैनेजमेंट की एक ये टेक्निक है रेशो एनालिसिस, जिसकी सहायता से हम इन फ्यूचर में अगर कोई चीज़ या बिजनेस में कोई नया डेवलपमेंट करना चाहते हैं या बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई मशीन लाना चाहते हैं, कई प्रकार के ऐसे बिजनेस में डिसीजंस होते हैं जो हमको पुराने डाटा को देखकर या उनकी सहायता से इन फ्यूचर में हम और क्या क्या कर सकते हैं वो ध्यान में रखना। उसके लिए रेशो एनालिसिस हमारा प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर के डाटा से कंपेयर करके इन फ्यूचर के लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं। यहाँ पर भविष्य के डिसीजंस को लेने के लिए पुराने वर्षों और करंट ईयर के जो आपका डाटा होता है उसको आपस में रिलेशनशिप, सेम यूनिट का डाटा, जैसे अगर आपको हमारा वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इन फ्यूचर में हमको अगले वर्ष में वर्किंग कैपिटल कितना लगेगा, तो करंट ईयर का आपका वर्किंग कैपिटल का हम स्टेटस देखेंगे, हमारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ का रेशो देखेंगे कि आज के टाइम पे हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का क्या रेशो है और पिछले वर्षों में क्या रेशो रहा है, आपस में दोनों का क्या रिलेशन रहा है। उसकी सहायता से हम इन फ्यूचर में उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें रेशो किन किन फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो जब किसी भी सेम यूनिट के दो डाटास को कंपेयर करते हैं तो कुछ अनुपात जो होते हैं वो प्योर रेशो फॉर्म में क्लियर होते हैं। प्योर रेशो फॉर्म आपका ऑब्लिक वाला रहता है जो इस तरह से 2:1 में क्लियर होता है। संपत्ति और दायित्व का अगर हम रेशो निकालने जाएंगे तो वो प्योर रेशो फॉर्म में आएगा। Two figures of items expressed in a common denominator is called simple pure ratio। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन हम सेम डिनोमिनेटर वैल्यू से करेंगे, सेम यूनिट से करेंगे, तो वो प्योर रेशो फॉर्म में जाएगा। यहाँ हम करंट एसेट्स और करंट रेशो, लिक्विड रेशो, जो बिल्कुल लिक्विडिटी फॉर्म में हमारे पास अगर हम देखना चाहें कि कैश या आपका लिक्विड, जो जिसे बिजनेस में ब्लड कहा जाता है, बिजनेस का ब्लड कहा जाता है, वो प्योर रेशो फॉर्म में होता है। सेकेंडली, इसको अगर हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज से, परसेंटेज यहाँ हम परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, जितने भी प्रॉफिटेबल रेशो
लाभदायकता अनुपात होते हैं जो प्रॉफिट से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारी इंफॉर्मेशंस होती है, ग्रॉस प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये जितने प्रकार के हमारे प्रॉफिट होते हैं जिनका सिर्फ एक बेस होता है सेल्स, ठीक है। तो ये जो रेशो रहेंगे, जितने भी लाभदायकता अनुपात रहेंगे वो आपके प्रतिशत के अनुपात में, वहाँ एक्सप्रेशन क्या होगा उनका, वो अनुपात आपको प्रतिशत में शो होंगे। प्रतिशत के अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स पर रेशो, ठीक है, नेट प्रॉफिट सेल्स पर रेशो। करंट ईयर में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना रहा है और लास्ट ईयर कितना रहा, किस कारण से बढ़ा है, किस कारण से कम हुआ है, उस कारण को इंटरप्रिएट करना ही रेशो का काम है। थर्डली जो आपका एक्सप्रेशन मोड होता है रेशो का, वो होता है रेट और टाइम्स। टाइम्स मतलब कितने गुना, कितने टाइम, कितने आपका रहा है। ये एक्सप्रेसली होता है आपके टर्नओवर रेशोस में। आवर्त अनुपात में एक्सप्रेस मोड जो होगा वो टाइम्स का होगा या रेट्स का होगा। जिस तरह से एक उधार विक्रय, क्रेडिट सेल्स आप जब व्यापार में करते हैं, पूरे साल आपने टोटल क्रेडिट सेल्स कितना किया है, ठीक है, और लास्ट में साल के आखिरी में आपका एवरेज डेटर्स कितना रहा, पूरे साल मिला के आपका कितना उधार देनदार जो डेटर्स हैं वो कितने रहे। तो ये जो डेटर्स आप आवृत डेटर्स टर्नओवर निकालने जाएंगे कि अगर हमारा उधारी लेन देन साल भर में 2.5 लाख का हुआ, 2.5 लाख, और एवरेज डेटर आपके 50,000 हुए, तो पूरे साल में हमारा डेटर्स का क्रेडिट सेल्स पर 5 टाइम्स, 5 गुना अनुपात होगा। 5 टाइम्स मतलब आप उसमें कितने टाइम्स क्रेडिट कर रहे हैं डेटर्स को। स्टॉक टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये जो टर्नओवर आवर्त अनुपात होंगे वो जो होंगे आपके टाइम्स में एक्सप्रेस होंगे। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ रेशो है वो आपका सिंपल प्योर फॉर्म में, दूसरा परसेंटेज फॉर्म में, और तीसरा आपका टाइम्स फॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेशो एनालिसिस क्या होता है। ये एक टेक्निक है, ये एक मैनेजमेंट की टेक्निक है जिससे हम भविष्य में होने वाले व्यापार व्यवसाय के नए नए कार्य को या व्यापार व्यवसाय की गतिविधियों को एक दिशा प्रदान करते हैं कि हम सही दिशा में हैं या नहीं। तो हम हमारे ये एक टेक्निक से है आपके डाटास को एनालिसिस करने की, कि पुराने डाटा, करंट ईयर के जो आपके अकाउंटिंग डाटास हैं उनको आप एनालिसिस करेंगे, आपस में एक दूसरे से कंपेयर करके इंटरप्रिएट करेंगे कि इन फ्यूचर में उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका है वो किस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि रेशो एनालिसिस करने की जो 4 मेन स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं। रेशो एनालिसिस में सबसे पहले आप देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा। आपको किस प्रकार के आंकड़ों को यूज़ करना है, उसको सिलेक्ट करना, कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या है रेशो एनालिसिस का, हम किस प्रकार का डिसीजन लेना चाहते हैं। अगर हम हमारे फाइनल अकाउंट्स में लाभ हानि खाते या ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाते से संबंधित कि हमारा इस वर्ष में खर्चा अधिक हुआ है, लाभ कम हुआ है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन पुराने वर्षों की अपेक्षा में कम हुआ है, तो किन कारणों से हुआ है। अगर हम ये देखना चाहते हैं, ये डिसीजन देखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में हम ऐसा क्या करें कि ये वापस से बढ़ जाए, तो उस उद्देश्य को पूरे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो डाटा उठाएंगे, सिलेक्ट करेंगे कि किस प्रकार का डाटा हमको इस डिसीजन में यूज़फुल या हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा। तो हम लाभ हानि और व्यापारिक खाते की मेन इन्फॉर्मेशन जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सब डाटा आवश्यक हम उन आंकड़ों को लेंगे। सेकेंडली हम जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशो में। अब हमको जिस प्रकार का डिसीजन हमें चाहिए लाभ हानि खाते और व्यापारिक खातों का एनालिसिस करना, तो उस प्रकार के रेशो को कैलकुलेट करेंगे। केवल एक रेशो को कैलकुलेट कर लेने से हम एक्चुअल डिसीजन नहीं ले सकते, तो हमको उससे रिलेटेड सभी प्रकार के रेशोस निकालने पड़ेंगे। हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंसेस रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, सभी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी ताकि हम एक्चुअल डिसीजन तक पहुंच सकें।
थर्डली हमारा आता है फिर उस रेशो को कंपेयर करना। कभी भी एक ही साल के डाटा को उठाकर हम रेशो निकाल कर डिसीजन सही नहीं ले सकते, हमें उसका कंपैरिजन 2 साल के आंकड़े हमारे पास होना। तो उसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? तो पिछले वर्ष के डाटा का रेशो, मतलब हमें 2 साल के डाटा उठाने हैं, उनसे हम एक्चुअल डाटा से रेशोस कैलकुलेट करना है, देन उनका कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के बाद सबसे लास्ट जो डिसीजन प्रोसेस है कि हम डिसीजन कैसे लेंगे, तो आपस में इंटरप्रिएट करना उस रेशो को। इंटरप्रिएट इन द एंड ऑफ कंक्लूजन ऑफ ड्रॉन ऑफ द बेसिस ऑफ स्टडी, आपने जो रेशो को कंपेयर किया है उससे आप किस डिसीजन पर पहुंचे हैं उसका कंक्लूजन निकालना। ये 4 मेन स्टेप होती है आपकी रेशो एनालिसिस की, अनुपात विश्लेषण की। अब अगर हम बात करें अनुपात विश्लेषण के एडवांटेज, क्या लाभ है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, किन वजह से व्यापार व्यवसाय में आजकल रेशो एनालिसिस मैनेजमेंट डिसीजन का मेन टेक्निक, मेन टूल हो गया है। रेशो एनालिसिस में अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, सबसे इजी टेक्निक है। इसके लाभ अगर हम देखें मेन पॉइंट्स, तो यूजफुल इन सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग फिगर, जो हमारे अकाउंटिंग फिगर्स हैं, डाटाज हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको सरल तरीके से हम इसका उपयोग करके भविष्य के डिसीजन ले सकते हैं। ये सबसे सरल मेथड है। अकाउंटिंग रेशो सिंप्लीफाइंग समरी और सिस्टमेटिक मैनर में आपको डिसीजन देता है सरल तरीके से। यूजफुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस, व्यापार व्यवसाय के फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अकाउंटिंग रेशो की सहायता से, उसके नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं, एक हाथ से आप पूरा डिसीजन फाइनेंशियल पोजीशन का ले सकते हैं, क्योंकि हम जो डाटा उठाएंगे वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पर निर्धारित रहेगा। तो हम हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का उपयोग जो है वो प्रॉपर तरीके से, यूजफुल तरीके से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा आपकी एक्सेसिंग ऑफ ऑपरेशनल इफ़िशियंसी, आपकी जितनी भी ऑपरेशनल इफ़िशियंसी है उसको एक्सेस करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म का परफॉर्मेंस फ्यूचर में और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी ऑपरेशनल रेशोज़ रहेंगे उसका कंपैरिजन करके हम आसानी से डिसीजन दे सकते हैं कि भूतकाल में, वर्तमान काल में जो हम गतिविधियां व्यापारिक कर रहे हैं वो हमारी जो संचालनात्मक गतिविधियां कहलाती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, उनका आपस में रेशो, उनका उपयोग हम फ्यूचर में कैसे और अच्छे से अच्छे कर सकते हैं कि हमारे व्यापार में, व्यवसाय में लाभ बढ़ता रहे, व्यापार व्यवसाय की गुडविल बढ़ती रहे। हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ये मेनली जो काम करता है ये भविष्य में, हम भविष्य के लिए नियोजन, भविष्य के लिए प्लानिंग हम व्यापार व्यवसाय में करते हैं। उस प्लानिंग को इसकी सहायता से और मेनर तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी रूप में किया जा सकता है। आप भविष्य के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, आपका क्या, उसको नियोजित तरीके से हम कैसे सही तरीके से कर सकते हैं, वो रेशो एनालिसिस के माध्यम से होगा। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस, हम हमारे व्यापार व्यवसाय की जो कमज़ोर स्थिति है कि किन कारणों से हमारा व्यापार किस पॉइंट पे हमारा व्यापार व्यवसाय जाकर थोड़ा सा वीक पॉइंट पे जा रहा है या माइनस में जा रहा है, उस एक पॉइंट को हम कंपेयर करके पुराने डाटा से फ्यूचर में उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, प्लस में डाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हम हमारे व्यापार व्यवसाय के अकाउंटिंग रेशो की सहायता से वर्किंग ऑपरेशंस को प्रॉफिटेबल में ला सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, ये नॉर्मल सभी 2 वैल्यूज़ पर आधारित है, 2 डाटास को आपस में कंपेयर करती है। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। बिना कंपैरिजन किए आप इन फ्यूचर के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। एक सिंगल डाटा आपको फ्यूचर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो हमेशा रेशो जो होंगे वो क्या होंगे, जब भी हमको भविष्य के लिए कोई डिसीज़न लेना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना है, तो हमें
2 साल के डाटास उठाकर उनके कंपेयर करके ही उस रेशोज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो रेशो एनालिसिस इज अ कंपैरेटिवली स्टडी हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये रेशो सिर्फ व्यापारी के लिए ही उपयोगी नहीं होते, ये रेशो बाहरी दायित्व जितने भी एक्सटर्नल पर्सन्स हैं उनके लिए भी उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे व्यापार व्यवसाय के इन डाटास को रेशोज़ के माध्यम से कंपेयर करके इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे व्यापार में, कि अगर हमारे रिटर्न पॉलिसीज, रिटर्न रेशोज़ का परसेंटेज हाई रहेगा या उनके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्रेडिटर्स अगर देखें, अगर बाहरी व्यक्ति हमें उधार क्यों देगा, तो क्रेडिटर टर्नओवर हमारा अगर अच्छा रहेगा तो वो हमें विश्वसनीय तरीके से दे सकता है उधार। तो बाहरी व्यक्तियों के लिए भी रेशो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो हमारी व्यापार व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करना, लोन के रूप में देना, तो अगर हमारा रिटर्न रीपेमेंट रेशो जो रहता है, हमारा वापसी का रेशो रहता है कि हम भुगतान कितने समय में कर दे रहे हैं, तो उस रेशो की सहायता से, उस रेशो का कंपैरिजन करके व्यक्ति हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, लोन के रूप में राशि दे सकता है। तो ये कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का भी एक माध्यम है। यूजफुल इन कंट्रोल, यूजफुल इन कंट्रोल, तो कंट्रोल की सहायता बिजनेस में हम हमारा डाटा, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस की सहायता से अगर हमारे व्यापार व्यवसाय की गति किसी माध्यम से नेगेटिव वे में जा रही है तो हम उसको कंट्रोल करके वापस से उसको चेंज कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल डाल सकते हैं। ये हमारे एडवांटेज थे जो हमारे व्यापार व्यवसाय में रेशो एनालिसिस की सहायता से क्या महत्व देते हैं। रेशो एनालिसिस हमारे बिजनेस में क्या लाभ है, कि उसके कितने गुण हैं। अब अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, कि ज़रूरी नहीं है ये टूल अगर इम्पोर्टेंट है तो इसमें सब इम्पोर्टेंट या एडवांटेजेस ही होंगे। कहीं ना कहीं हर एनालिसिस टूल की कहीं सीमाएं होती हैं। तो इसकी अगर हम सीमा की बात करें तो यहाँ पर सिंगल रेशो सबसे पहला पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, एक अकेले रेशो से हम कुछ नहीं निकाल सकते। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है अगर हमें, तो हमें रेशोज़ का ग्रुप चाहिए। मतलब एक अकेला रेशो, अगर हम सिर्फ एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालते हैं तो वो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। तो सिंगल रेशो कुछ नहीं कर सकता। जैसे हिंदी में कहावत है, एक चना बाहर नहीं झोंक सकता, तो एक अकेला रेशो भी हमारे लिए कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डाटा, कई बार ऐसा होता है कि अकाउंटिंग करने वाला व्यक्ति भी कहीं डाटा या गबन करके अमाउंट, जो अकाउंटिंग फिगर्स हैं वो उलट पुलट देता है। तो कई बार अकाउंटिंग फिगर अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही सही नहीं डाले हैं तो फाइनल डिसीजन आपका सही नहीं होगा। तो अगर आप इनकरेक्ट ओरिजिनल डाटा, उस ओरिजिनल डाटा को मानकर, जो गलत है उसको सही मानकर आप आगे फ्यूचर के लिए कोई डिसीज़न लेते हैं तो वो रेशो गलत होगा। तो उसका जो डिसीज़न होगा वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। डिफरेंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, डिफरेंट मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, अगर हम बाहरी व्यक्ति रेशोज़ का उपयोग करके किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहता है तो अलग अलग दो फर्म के डाटा अगर वो उठाता है और उनसे रेशोज़ निकाल के कंपेयर करता है तो कई बार हर फर्म एक ही प्रकार का व्यापार व्यवसाय जो करने वाली है वो भी सेम अकाउंटिंग मैनर नहीं अपनाती। ठीक है, तो अगर अकाउंटिंग टर्म्स अलग अलग होंगी दोनों फर्म की तो दोनों के रेशोज़ में डिफरेंट आएगा। हम उन्हें प्रॉपर कंपेयर करके एक्चुअल डिसीजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ आपकी लेखांकन की कौन सी पद्धति आप अपना रहे हैं, दोनों फर्म्स, यहाँ हम अलग अलग बिजनेस की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग बिजनेस है, अगर हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं तो उनकी अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग आपकी मेथड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो भी सेम होना ज़रूरी है। बिना सेम हुए वो उसके डिसीजन जो भी रेशोज़ के निकलेंगे वो प्रॉपर नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करें वेरिएशंस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़।
अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग टर्म्स, अकाउंटिंग मेथड्स, वही बात है कि अगर अलग अलग हो जाती हैं, वेरिएशन आ जाते हैं, तो रेशोज़ में रेशोज़ के जो आंसर होंगे वो प्योर नहीं कहलाएंगे, वो एक्चुअल नहीं कहलाएंगे। हम उसे अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ दीज फर्म शुड ऑल्सो बी अंडरस्टूड। दोनों का, फर्म्स का अकाउंटिंग टर्म्स का एक जैसा होना, अकाउंटिंग पॉलिसीज का एक जैसा होना भी ज़रूरी है। अलग अलग फर्म्स अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर अपनाती है तो अब ये कैसी मेथड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज जैसे आपकी डेप्रिसिएशन की मेथड, दो फर्म है, एक मेथड आपकी फिक्स्ड एसेट्स आपकी इंक्रीजिंग मेथड अपना रही है, किस प्रकार की मेथड आप अपना रहे हो। इसमें आपका जो दो मेथड चलती है, स्थायी किश्त पद्धति और घटती किश्त पद्धति, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आप किस मेथड से कर रहे हैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड, किस टाइप से आप कर रहे हैं। अगर अलग अलग मेथड का उपयोग करेंगे तो आपका डाटा भी अलग अलग रहेगा, आप उसे कंपेयर करने में डिसीजन रॉन्ग निकलेंगे। तो यहाँ ये देखना भी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपकी अकाउंटिंग टर्म्स एक जैसी होना। अगर आप अलग अलग फर्म्स का, अलग अलग व्यापार का कंपेयर कर रहे हैं डाटास का, तो उनकी ये टर्म्स भी सेम होनी चाहिए। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज, अगर आप संपत्ति, स्थायी संपत्ति हम आज खरीदते हैं और कई सालों तक उसका उपयोग करते हैं, तो अगर हम उसकी वैल्यूएशन देखें, संपत्ति खरीदी है आज, अगर हमने कोई भूमि खरीदी है 2010 में 4 लाख की, तो वो आज 2024 में आकर उसका मूल्य ज़मीन का बढ़ गया है। पर हम उसको अगर उसी मूल्य पर कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे रेशोज़, ठीक है, जो रेशो जैसे असेट्स टू टोटल असेट्स रेशो, फिक्स्ड असेट्स का टोटल असेट्स पे रेशो, तो संपत्ति का जो वास्तविक मूल्य है वो बहुत पुराना है, वो आज की कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं रहता है। तो प्राइस लेवल चेंज होता जाता है, इससे भी आपके डाटास पर इफेक्ट पड़ता है, आपके रेशोज़ एक्चुअल डिसीजन नहीं देंगे। मिसलीडिंग रिजल्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा, कई बार ऐसा कोई डाटा छूट जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखने से जो एक ज़रूरी होता है, उसकी एब्सेंस में भी या उसके गलत होने पर भी, मिसलीडिंग डाटास, ठीक है, उसके गलत होने पर भी हमारा रिजल्ट मिसलीड होगा। हमारा उससे जो भी रेशो निकलेगा, हम उससे जो भी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, मैनेजमेंट डिसीजन, वो प्रॉपर नहीं आएगा। देन इग्नोरिंग क्वालिटेटिव फैक्टर, यहाँ हम दो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। रेशो जो निकलेंगे वो एक फिगर में गणितीय, एरिथमेटिक, ठीक है, नंबर, न्यूमेरिक फॉर्म में आते हैं, तो हम यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। रेशोज जो निकलेगा वो आंकड़ों पर आधारित है, तो यहाँ हम क्या इग्नोर कर रहे हैं, क्वालिटी। आप किसी फर्म की प्रॉफिट की क्वालिटी को इग्नोर कर रहे हैं। अब क्वालिटी में क्या चीज़ देखेंगे, अकाउंटिंग रेशियोज आर द मैटर ऑफ फैक्ट, टूल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओनली, बट एन अकाउंट ऑफ इट्स समटाइम्स क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स। कई बार हमारे व्यापार व्यवसाय में क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं रेशो एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सिर्फ क्वांटिटी की बात करते हैं, अमाउंट की, आंकड़ों की, डाटा की बात, जो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, और ये अरिथमेटिक मेथड है, गणितीय मेथड है, तो उसमें आंकड़ों का होना ज़रूरी है। हिस्टोरिकल एनालिसिस, यहाँ हम फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भूतकाल, पुराने डाटा का उपयोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है जो पुराने डाटा पर आधारित है। डिफ़िकल्टी इन इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड रेशो, कई बार स्टैंडर्ड रेशो को कैलकुलेट करने में, उसकी इन्वॉल्विंग करने में डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो सभी फर्म में सेम इंडस्ट्रीज, सेम फर्म्स, सेम तरह के आपके अकाउंटिंग मैनर नहीं अपनाती हैं, तो इस प्रकार के जो रेशो होते हैं उनका प्रॉपर वे में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, जो हमारे लेखांकन अनुपात है, हम उनका वर्गीकरण जो कर रहे हैं, यहाँ मेनली 4 भागों में उसे बांटा गया है। सबसे पहले जो होता है लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो तरलता अनुपात जिसे कहा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे करंट एसेट्स और करंट रेशो, हम हमारी संपत्तियों की सहायता से अपने दायित्वों का भुगतान कितनी
आसानी से कितने समय में कर सकते हैं। ठीक, इसमें जो कहलाएगा कि तरलता का रेशो, तरलता अनुपात को हम दो भागों में बांटेंगे, करंट रेशो एंड लिक्विड और क्विक रेशो, जिसे लिक्विड रेशो भी कहा जाता है, तरल अनुपात या शीघ्र अनुपात। चालू अनुपात करंट रेशो में हम करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटीज पर रेशो देखेंगे कि हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं चालू, करंट एसेट्स, जो हमारे लायबिलिटीज को कवर अप कर सकती है। उनका भुगतान, दायित्वों का भुगतान हम कितने समय में किस रेशो में कर सकते हैं, हमारे पास संपत्तियों का दायित्वों पर क्या अनुपात है, किस फॉर्म में है वो। तरल अनुपात हम अगर देखें तो तरल संपत्तियां एब्सोल्यूट लिक्विड फॉर्म में जो हम अब चालू संपत्ति और तरल संपत्ति क्या होती है। चालू संपत्ति करंट एसेट मतलब आपकी कैश या कैश इक्विवेलेंट संपत्तियां, जिन संपत्तियों को हम आसानी से 1 वर्ष के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली कैश में जो कन्वर्ट हो जाए वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। और जो कैश लिक्विड फॉर्म में ही होती हैं, जिन्हें 1 महीने के अंदर ही हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? चालू संपत्तियां, चालू दायित्व जो हमारे पेएबल होते हैं, भुगतान जिन्हें हमें करना रहता है जल्दी से जल्दी। करंट रेशो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ का आपस में संबंध दिखाता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, जिसका फॉर्मूला है। लिक्विड रेशो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़, तरल संपत्तियों का दायित्वों पर क्या अनुपात है। सेकेंडली हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशो, आपका डेब्ट इक्विटी रेशो। आपके जो यहाँ थे चालू संपत्ति, चालू दायित्व, करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का इंफॉर्मेशन, ये है आपका फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, कि आपकी स्थायी दायित्व जो है उनका अनुपात, ऋण क्षमता अनुपात, डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट का इक्विटी पर कितना रेशो है, टोटल एसेट्स टू आपका डेब्ट रेशो, देन प्रोप्राइटर रेशो। यह आपका सॉल्वेंसी रेशो के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपकी बैलेंस शीट को ये दो रेशोस आपस में कवर करते हैं। देन सेकेंडरी आपका जो थर्ड टाइप ऑफ रेशो है वो कहलाता है आपका एक्टिविटी रेशो। ये इसका मोड होगा टाइम्स में, कितने टाइम्स आप कवर अप होगा। इसमें आपका इन्वेंट्री, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर एंड करंट एसेट्स टर्नओवर, ये टर्नओवर आपके सभी टाइम्स में शो होंगे। ये थर्ड टाइप ऑफ आपका रेशो कहलाएगा। नेक्स्ट लास्ट जो रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात। यह आपकी पूरी लाभ हानि खाते, फाइनेंशियल एनालिसिस का जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है फर्स्ट पार्ट, उससे रिलेटेड रेशो इसमें होंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो। इस प्रकार से हमें रेशो को हमने क्या किया है, 4 भागों में बांटा है। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, एक्टिविटी रेशो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। रेशो एनालिसिस का जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके आगे के वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन सभी रेशोज़ के फॉर्मूले प्लस इनके प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।